ये चीज़ थोड़ी पूछी थी, मैट्रिक्स के हिसाब से इक्वेशन बनाकर बताते। तो आपको क्या करना है, रफ में एक काम कर लेना, एक जगह रफ में ऐसे लिख लेना कि मेरे पास 30,000 रुपये हैं, 30,000 रुपये मैंने बॉन्ड ए में इन्वेस्ट कर दिए। बॉन्ड ए मेरे को कितना इंटरेस्ट देता है, 5% का इंटरेस्ट, ठीक है। तो मैंने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए बॉन्ड ए में, तो मुझे जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिल गया, 5% ऑफ एक्स। जैसे 100 रुपये का 5% कितना होता है, 5 रुपये, ठीक है। तो ऐसे ही एक्स रुपीज़ का 5% कितना हो जाएगा, 5% ऑफ एक्स, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 5% ऑफ एक्स। अच्छा, और इसी तरीके से मैंने 30,000 माइनस एक्स बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करा है। बॉन्ड बी कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 7%। हमने कहा 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स। 5% ऑफ एक्स का मतलब क्या है, 5% मल्टीप्लाई बाई एक्स, समझ रहे हैं। और 7% ऑफ एक्स का मतलब क्या है, 7% मल्टीप्लाइड बाई 30,000 माइनस एक्स। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इसमें जो इंटरेस्ट आया, इसमें जो इंटरेस्ट आया, टोटल आ गया इसका 1800, टोटल 1800 आ गया। तो इसका मतलब मैं मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, और मैट्रिक्स जब बनेगी तो मैट्रिक्स की जब इक्वेशन बनेगी तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पर मैट्रिक्स हो और जो राइट हैंड साइड पर मैट्रिक्स हो, उन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स इक्वल होती है, नहीं तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होती, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो राइट हैंड साइड पे तो टोटल इंटरेस्ट अर्नड आ रहा है, तो वो तो एक ही सिंगल अमाउंट है ना, 1800 रुपये, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट है, मतलब एक ही एलिमेंट किस में होता है, 1/1 की मैट्रिक्स में, 1/1 की मैट्रिक्स में। तो क्या करना, आप पहले इंटरेस्ट रेट वाली बनाना मैट्रिक्स 5%, उसमें रो 1 होनी चाहिए, कॉलम 2 होने चाहिए, वो अभी आप समझ जाओगे क्यों। 5% और 7% ऐसे लिखना, तो एक रो है और कॉलम 1 और 2 कॉलम है, 1/2। 1/2 की ही क्यों बना रहा हूँ, 2/1 की क्यों नहीं बना रहा, आप अभी समझेंगे। और उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन होना है 5%, मतलब इसका जो 5% का मल्टीप्लिकेशन है वो एक्स में होना है, तो एक्स ये और 30,000 माइनस एक्स ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी, 2/1 की, समझ गए। तो जब 1/2 और 2/1 का मल्टीप्लिकेशन में दिखाऊंगा तभी तो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और तभी तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 1/1 की आएगी, ठीक है। और वो 1/1 की मैट्रिक्स मुझे राइट हैंड साइड पर मिल रही है 1800 रुपये, जो टोटल इंटरेस्ट हम अर्न कर रहे हैं 1800, 1/1 की मैट्रिक्स, समझ गए। और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो रो एक ही रो है और एक ही कॉलम है इधर, तो 5% इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स। ये हमने अपनी कॉमन सेंस से देख लिया कि मेरे पास कुछ पैसा था, मैंने कुछ पैसे तुम्हें दे दिए, कुछ पैसे तुम्हें दे दिए, तुमने कहा लो जी मेरी तरफ से आपको इतना प्रॉफिट हो गया है, तुमने कहा मेरी तरफ से आपको इतना प्रॉफिट हो गया, मैंने दोनों को टोटल करा, टोटल करके 1800 रुपये का जो है प्रॉफिट हो गया। ये चीज़ है 1/1 की कैसे, क्योंकि हम टोटल क्या देख रहे हैं, टोटल हमको एक अमाउंट मिल रहा है, 1800 रुपये मिल रहा है भैया, ठीक है। वो 1800 तो एक सिंगल एलिमेंट है ना, एक सिंगल अमाउंट है, तो वो सिंगल अमाउंट को मैट्रिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अंदर डालो, स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो उसको, तो जब एक ही एलिमेंट है तो एक ही रो एक ही कॉलम 1/1, क्लियर है, बोलो भाई समझ गए, ठीक है। ऑनलाइन बताओ भाई वत्सल, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो है ए पार्ट इसमें सीधा सीधा लिखिए, और ये जो है ना, जैसे ये क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट्स दे रखे हैं, 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, पहला वाला पार्ट 1 नंबर का, दूसरा वाला पार्ट भी 1 नंबर का। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे सीधा, ये सब कुछ आपने रफ में करके देख लिया, वो मेन में मत करके दिखाना, यहाँ पर बस इतना कर लेना, 5% 7%, ये आपने मेंशन कर ही दिया कि ट्रस्ट ने बॉन्ड ए में एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट करे, बॉन्ड बी में इतने रुपीज़ इन्वेस्ट करे, 5% 7%, ये हो गया एक्स, 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 1800। हाँ जी, बी पार्ट देखो जरा, बी पार्ट क्या है, बी पार्ट पे वो कह रहे हैं 2000 रुपये, ठीक।
अच्छा, तो ये तो मैट्रिक्स की इक्वेशन बन गई। मैं बी पार्ट की अगर बात करूँ तो बी पार्ट पे भी ऐसी इक्वेशन बनेगी, बस यहाँ 2000 लिख देना है। अब हमको ये बताना है कि हमने बॉन्ड ए में कितना करा इन्वेस्ट और बॉन्ड बी में कितना करा, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसको एक्सपैंड करके एक्स की और 30,000 माइनस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए वो बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, करोगे इसको अब एक्सपैंड करो। ये तो समझ में आ गई इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। हमको समझ में वो चीज़ आती है, हमने उससे मैट्रिक्स की इक्वेशन बनानी, ठीक है। अब जो दिखाने वाली चीज़ है सॉल्यूशन में वो क्या है कि दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करिएगा। 5% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1800, ये हो गया, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में डालो, मैट्रिक्स है ना, इसको भी पूरे को स्क्वायर ब्रैकेट में डालो क्योंकि मैट्रिक्स है, सिंगल एलिमेंट बन गया इसका। भाई 1/2 और 2/1 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो 1/1 की बन गई, तो ये 1/1 की मैट्रिक्स बन गई, एक ही एलिमेंट है उसके अंदर। 5% ऑफ एक्स का मतलब 5/100 इंटू एक्स, 7% का मतलब 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स, इज इक्वल टू 1800, ठीक है। तब देखिए ये हो गया 5x/100 प्लस, अब इसको एक्सपेंड करो 7 इंटू 30,000 2,10,000, 7 3 21, उसके आगे 4 0 लगाओ, माइनस 7x अपॉन 100। देखिएगा क्या हो गया, 5x प्लस 21 के आगे 4 0 माइनस 7x अपॉन 100। अब मैट्रिक्स हटा दीजिए क्योंकि अब x की वैल्यू निकालना, सीधा सीधा इक्वेट कर दिए दोनों एलिमेंट्स। 5x माइनस 7x कितना हो गया, माइनस का 2x, 21 के आगे 4 0, 100 को ले जाओ उधर, 18 के आगे 4 0, ठीक है। माइनस 2x इज इक्वल टू 18 के आगे 4 0 माइनस 21 के आगे 4 0, 1,80,000 माइनस 2,10,000 कितना हो जाएगा, 30 माइनस का इधर कर रहा हूँ नीचे, तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस का 30,000, माइनस से माइनस कट गया, 215 और 3 0 आता है, x is equal to rupees 15,000. Similarly, 30,000 minus x is equal to 30,000 minus 15,000. कितना हो गया, 15,000। तो हम ये कहेंगे in bond A, trust invests, in bond A, trust invests rupees 15,000 in bond B, trust invests rupees 15,000, दोनों में 15,000 इन्वेस्ट कर, ठीक है। ये हो गया। बताइए जी, बी पार्ट छोड़ दो इसका, बी पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं होना, ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी सेम सॉल्व होती चली जाएगी, राइट हैंड साइड में 1800 की जगह 2000 है, बस सिर्फ इतना, ठीक है जी। चलें आगे, चलिए जी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 में है द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। डजन समझते हैं ना, डजन 12 का ग्रुप को डजन बोलते हैं। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइसेस आर ₹80, ₹60 एंड ₹40 ईच रिस्पेक्टिवली। तो जो बुक्स हैं वो तो दे रखी है डजन में, और जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है पर बुक के हिसाब से कि एक बुक की कॉस्ट कितनी है। फाइंड द टोटल अमाउंट
द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स के हिसाब से आपको वो करके बताना है। वैसे तो समझ में आ जाएगा कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर मैट्रिक्स के हिसाब से करके दिखाना है उसको। तो फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव। तो टोटल अमाउंट मतलब एक सिंगल अमाउंट आएगा, जैसे टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड एक सिंगल अमाउंट था, तो मतलब 1 by 1 की मैट्रिक्स बननी चाहिए। ठीक है, तो हम ये करेंगे, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट की बुक्स है, केमिस्ट्री की, तो नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इज इक्वल टू 10 into 12, 10 डजन है ना, तो 10 into 12 मतलब 120, ये हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स की कितनी बुक्स हैं, 8 डजन है, तो 8 into 12 96। फिर नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स, इकोनॉमिक्स की भी 10 डजन है। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स, ये आ गई। अभी एक एक बुक की कॉस्ट दे रखी है मेरे को, तो हमें ना 1 by 1 की मैट्रिक्स बनानी है। और यहाँ पर आइटम मेरे पास कितने, 3 आइटम है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, जैसे 1 by 3 और 3 by 1, यहाँ पर 2 चीज़ें थे, 2 बॉन्ड थे, तो 1 by 2 और 2 by 1 की बनाई, 1 by 3 और 3 by 1। तो आप क्या करेंगे, अभी तो टोटल अमाउंट रिसीव की बात चल रही है ना, तो टोटल अमाउंट ऐसे हो जाएगा, लेट द टोटल अमाउंट रिसीव्ड by selling all books let the total amount received by selling all books be represented by matrix capital A। ठीक है, by matrix capital A, तो capital A मैट्रिक्स हो गई क्या, 1 by 3 की। तो केमिस्ट्री की एक बुक कितने की है, 80 रुपीज़ की, फिजिक्स की 60 और इकोनॉमिक्स की 40, तो 80 60 40, 80 60 40, तो ये बन गई, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 1 by 3 का बनाना, 80 60 40 ऐसे लिखो। और फिर कितनी कितनी बुक्स हैं, केमिस्ट्री की बुक कितनी है, 120, फिजिक्स की बुक्स कितनी है, 96, और इकोनॉमिक्स की बुक्स कितनी है, अगेन 120। ये क्या हो गया, 3 by 1। ठीक, समझ गए, 1 by 3 और 3 by 1 करके मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो 80 बुक्स केमिस्ट्री की, आप ये समझ लीजिए, दिस इंटू दिस, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। तो केमिस्ट्री का एक बुक का कॉस्ट केमिस्ट्री की टोटल नंबर ऑफ बुक्स में ही मल्टीप्लाई होगा, फिजिक्स का एक बुक का कॉस्ट फिजिक्स की टोटल नंबर ऑफ बुक्स में ही मल्टीप्लाई होगा, और ऐसे ही इकोनॉमिक्स का। ठीक है, कर लीजिए, 80 into 120, तो कितना हो गया, 12 8 96, 96 के आगे 2 जीरो लगा दो, 9600 प्लस 60 into 96, 6 6 36, 6 9 54 और 3 57 5 7 6 0 प्लस 40 into 120 4 8 0 0, 1 by 1 की मैट्रिक्स बन गई। तो 0 6 6 plus 7
6 + 7 13, 13 और 8 21, 2 कैरी आ गया, 2 + 9 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20,160। ठीक है, तो उसको सारी बुक्स बेचकर कितना पैसा मिल जाएगा। उसके बाद एक ना स्टेटमेंट दे रखी है क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 से पहले एक स्टेटमेंट दे रखी है, वो स्टेटमेंट दोनों क्वेश्चंस पर एप्लीकेबल है, 21 पर भी और 22 पर भी। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने बोला एज्यूम x y z w एंड p 5 मैट्रिसेस दे रखी हैं अलग अलग और उनका ऑर्डर दे रखा है 2/n, 3/k, 2/p, n/3 एंड p/k रिस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 21 एंड 22। एक्सरसाइजेस मतलब क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन x y z w एंड p। तो x मैट्रिक्स है, x जो मैट्रिक्स दे रखी है, x का ऑर्डर क्या दे रखा है वो देखिए 2/n। ऐसी y जो है अंदर कुछ भी है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे n नहीं पता तो मैं उसको बना नहीं सकता हूँ। ऐसी y कोई मैट्रिक्स है तो मैंने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बना दिए। y का ऑर्डर क्या दे रखा है 3/k, 3/k। ऐसी z का ऑर्डर क्या दे रखा है 2/p। W का ऑर्डर है n/3 और x y z w और p। तो p का ऑर्डर है p/k, p/k। ये हो गया। अब देखिएगा द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूँ मैं। ये मैट्रिसेस, ये सारी चीज़ें मेरे को दे रखी है कि x कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर ये है, तो ऑर्डर यहाँ लिखा जाता है नीचे, तो मैंने ऐसे लिख लिया। हम बोल रहे हैं द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py + wy विल बी डिफाइंड r। तो py करना है मेरे को प्लस wy, p इंटू वाई, w इंटू वाई। अब देखिएगा कि p इंटू वाई तो लिख लो पहले, p का ऑर्डर p/k, फिर y का ऑर्डर 3/k, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर w इंटू वाई। तो w का ऑर्डर लिखिए n/3 और फिर y का अगेन 3/k। ठीक है, तो p और y का मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है ना। इनको वो बोल रहे हैं ना py, आप n में वो बोल रहे हैं कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p, मुझे n के बारे में, k के बारे में और p के बारे में बताना है, सच दैट py + wy विल बी डिफाइंड। डिफाइंड कैसे कि भाई वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना तो चाहिए, तभी तो मैट्रिक्स आगे ऐड हो पाएंगी। तो जब मल्टीप्लिकेशन दोनों का कब होगा, जब इसका कॉलम और इसका रो ये दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि k मस्ट बी इक्वल टू 3। k का तो 3 के इक्वल होना जरूरी है, समझ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे p एंड y कैन ओनली बी मल्टीप्लाइड, कैन ओनली बी मल्टीप्लाइड व्हेन कॉलम ऑफ p, कैपिटल P, एंड रो ऑफ y आर इक्वल। जब दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, दैट इज k इज इक्वल टू 3, दैट इज k इज इक्वल टू 3। अच्छा, एक तो ये वैल्यू मेरे को पता चल गई कि k की वैल्यू 3 होनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। w और y तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ये भी 3 और ये भी 3 है। ठीक है, अच्छा, तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा p और y मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
तो इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगी किस ऑर्डर की, पी बाई के की, पी बाई के प्लस ये जब दोनों होंगी तो एन बाई के की बनेगी। तो मैट्रिक्स का ये जो इन्होंने दे रखा है रिलेशन, ये डिफाइन होने के लिए पहली चीज़ तो मल्टीप्लिकेशन होना ज़रूरी था, वहाँ से के की वैल्यू 3 हमको पता लग गई। दूसरी चीज़ जो है, अब इनका एडिशन होने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, दोनों सेम ऑर्डर की होंगी। समझ गए? नहीं, ये यहाँ तक समझ गए कि नहीं? दोबारा समझो। हमने कहा कि पी वाई और डब्ल्यू वाई ये दो अलग अलग ये जो मैट्रिक्स है, ये जो पूरा का पूरा रिलेशन है, ये डिफाइंड कब होगा? तो पहले तो पी और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या है, पी बाई के, स्मॉल पी बाई स्मॉल के, और वाई का क्या है 3 बाई के। ये दोनों मल्टीप्लाई कब हो पाएंगी? जब इसका कॉलम और इसका रो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन k इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से तो k इज इक्वल टू 3 आ गया। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो जो इनका आउटपुट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पी बाई के, तो मैंने ये लिख दिया पी बाई के। ठीक है, अच्छा ये दोनों तो मल्टीप्लाई हुए रखे हैं, क्यों? क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो ऑलरेडी इक्वल है, 3 और 3, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, एन बाई के, है ना, तो ये एन बाई के हो गया। अब मल्टीप्लाई होकर जो ये मैट्रिक्स आई, मल्टीप्लाई होकर जो ये मैट्रिक्स आई, इनके ऑर्डर कितने हैं, पी बाई के और एन बाई के। एडिशन के लिए दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने जरूरी है। ठीक है, ये पी बाई के है, ये एन बाई के है, ठीक है, के तो इक्वल है, इसका मतलब पी मस्ट बी इक्वल टू एन, पी का एन के इक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ से लिखिएगा पी इज इक्वल टू एन। तो दो नेसेसरी कंडीशन है, के इज इक्वल टू 3 एंड पी इज इक्वल टू एन। ये है, बताओ भाई, क्लियर? ठीक है, ऑप्शन है के इज इक्वल टू 3, पी इज इक्वल टू एन। समझ गए? ज़्यादा टफ है क्या? आप लोग टेंशन में बैठे हुए हो? पक्का समझ गए? क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे इसी तरह से। वत्सल समझ गए? चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ये बोल रहे हैं, इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x minus 5z is 7x minus 5z। तो 7x minus 5z कैसे बनेगी? इधर 7 है और x मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिएगा, x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? x क्या दे रखी है, 2/n की मैट्रिक्स, तो यहाँ लिख लीजिए 2/n माइनस 5 और z क्या है 2/p, z दे रखा है 2/p, ये दे रखा है। तो 7 और 5 जो दे रखे हैं वैसे ही डराने के लिए दे रखे हैं। मतलब आप ये देखिए, कोई भी मैट्रिक्स है उसमें कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? ठीक है, तो ये जो 7x का जो मतलब 7 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सर निकालना है इसको, अभी बता रहा हूँ। तो 2/n और 2/p की मैट्रिक्स आएगी। वो ये पूछ रहे हैं इफ n इज इक्वल टू p, कि अगर n p के इक्वल है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज क्या हो जाएगा? 2/n। n इज इक्वल टू, अगर p है तो 2/n बोल दो या 2/p बोल दो, बस। ठीक है, और ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन भी ठीक है 2/n। ठीक है ना भाई, दोनों को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है, और उन्होंने बोल ही दिया n इज इक्वल टू p, तो हमें अब ऑप्शन ही ढूंढने हैं। ऑप्शन में या तो 2/n मिल जाए तो भी ठीक है, 2/p मिल जाए तो भी ठीक है। ठीक है, चलिए जी, हो गया, समझ गए? ठीक है, अगला टॉपिक नोट करिए फिर, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स।
ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स we can obtain the transpose of a matrix simply by exchanging rows with columns. रोज विद कॉलम्स, रो का कॉलम बना दो, कॉलम का रो बना दो, बस ये करना है. एग्जांपल, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, अगर ये दे रखा है, देन a ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? a की पावर में t लिख दो, या तो ये लिख दो a की पावर में कैपिटल T, और या फिर a डैश, या फिर a डैश लिख दीजिए. तो क्या होगा, आपको रो का कॉलम बना देना है, कॉलम का रो अपने आप बन जाएगा. ठीक है ना, रो का कॉलम बना देना. तो ये पहली रो में क्या लिखा हुआ है 1 2, इसको पहले कॉलम में लिख दो 1 2, ऐसे लिख दो. दूसरी रो में क्या लिख रहा है 3 4, तो दूसरे कॉलम में लिख दो इसको 3 4. हो गया बस. चेक करोगे तो कॉलम का रो अपने आप ही बन गया. ठीक है, 1 3 4 ये हो गया. नोट करिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. हाँ जी, नहीं सभी में हो सकता. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स भी करवा रहे हैं, कमाल हो गया. पिछले 2 साल से हटा हुआ है सिलेबस में, 2 साल से है नहीं. कंपटीशन का नाम है कुछ. अरे कंपटीशन से भी हटा हुआ है, नहीं है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स. एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में प्रूव करके दिखानी होती हैं चीज़ें. एक डिटरमिनेंट दूसरे डिटरमिनेंट के बराबर है, वो प्रूव करके दिखाना होता है. प्रूविंग वाले क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, MCQs आते हैं. तो यही करके कुछ भी पढ़ा है. हटवा दिया वो कब का. ऐसे ही एक गंदा सा टॉपिक होता था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो भी हटा दिया है. उसके कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, मैट्रिक्स में भी हैं, इसलिए है ना. हाँ, वो मैं कटवा दूंगा. नई बुक में तो है नहीं, हटा दिया. तो टॉर्चर करने का सोच लिया है इस बार. एक तो इनकी 12 15 फरवरी से स्टार्ट हो गई थी. 15 फरवरी से कितना पहले, सबसे पहले. वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत बच्चे ऐसे थे जिनके एग्जाम भी नहीं हुए थे, भाई साहब 12th में आ गए थे. एक्चुअली स्कूल वालों की भी गलती नहीं थी, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं था कि सिलेबस इस तरीके से कम हो जाएगा. उन्होंने ये सोचा होगा कि अगला सेशन हम रेगुलराइज कर देते हैं, क्योंकि कोरोना खत्म हो उन्होंने गया. बोला कि कोविड पूरा खत्म हो गया, तब सब पढ़ाएंगे. अब सब पढ़ाएंगे और कायदे से पढ़ाएंगे. और मुझे भी यही लग रहा था कि सिलेबस बढ़ाने वाले हैं इस बार, पर इन्होंने बढ़ाया नहीं, वही रखा. चलिए जी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ और जो रिजल्ट आए उसका फिर से ट्रांसपोज ले लूँ, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाती है मेरे को. ठीक है, तो ये क्या है, ए डैश का डैश ले लिया तो ए बन गया. ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरी प्रॉपर्टी है के ए का डैश. यहाँ पर के कोई कांस्टेंट है, तो a इंटू ए डैश ऐसे हो जाएगा. अच्छा, a प्लस बी का होल डैश थर्ड है, थर्ड प्रॉपर्टी. a प्लस बी का होल डैश, ये हो जाएगा e डैश प्लस b डैश. ठीक है, तो अब तक तो मजाक वाली प्रॉपर्टीज है, ये थोड़ी सी अच्छी है. अच्छी क्यों है, तो ये भी आसान. लेकिन इसमें ना जनरली हम भूल जाते हैं. क्या होता है कि ए बी का अगर 2 मैट्रिक्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके उसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं या ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर. ठीक है, जैसे एडिशन में क्या था कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, कुछ भी नहीं. ठीक है, कि अलग अलग करके ट्रांसपोज कर दो, ऐड कर दो.
इसमें क्या है, अलग अलग करके ट्रांसपोज कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ऑर्डर बदल जाएगा, पहले बी वाला आएगा फिर ए वाला आएगा। ठीक है, ये 4 मैट्रिक्स हैं। एग्जाम्पल 20 में छोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल 21 करेंगे, 20 छोड़ रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 21 करेंगे। कर सकते हैं आप लोग? वेरीफाई करना है ए बी का होल ट्रांसपोज, पहले ए इंटू बी करो। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। और एग्जाम्पल 20 देख लीजिए इतने, कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे लग रहा है आसान है। ले लो खुद ले लो। 20 तो घर से करके लेकर आ रहा हूँ। हो गया प्रूफ, है ना? 21 ना, बस तो छोड़ो फिर। आगे चलते हैं फिर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हो गया? जैसे तुमने करा कि ए ट्रांसपोज निकाला, बी ट्रांसपोज निकाला, ए भी निकाल दिया, अब इसका ट्रांसपोज, ये तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है, अब इसका ट्रांसपोज, फिर ना ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हो गया भाई बात? बताओ, ये भी हो गया ना,
बी ट्रांसपोज ये हो गया, ए ट्रांसपोज ये होते दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × -2 -2 1 × 2 is 4 अगला हमारा वो से ठीक है 3 × -2 -6 3 × 2 is 4 ये बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज तो करा ये वही तो करा ये भी का ट्रांसपोज तो सही है हमेशा चलिए जी अगला टॉपिक देखते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिव्यांशी हो गया? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स ऐसी अजीब होती हैं कि उनका ट्रांसपोज भी ले लेते हैं ना तो भी वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही बराबर आता है, तो ऐसे को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए फर्स्ट पॉइंट करके, इफ A' is equal to A then matrix A is called a symmetric matrix। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, A is equal to √3 2 3 √3 2 3 दूसरी रो 2 - 1.5 2 - 1.5 और -1, ठीक है। और तीसरी रो 3 - 1 + 1 3 - 1 + 1 ये हो गई। अब जरा इसका ट्रांसपोज लेकर देखना, A ट्रांसपोज √3 2 3 ऐसे लिखा हुआ है पहली रो में, इसको पहला कॉलम बना दो √3 2 3, फिर जो दूसरा रो है उसको दूसरा कॉलम बना दो तो 2 - 1.5 -1, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो 3 - 1 + 1, ये हो गया। जरा चेक करो सेम आ रही है? ठीक है, देखो जरा √3 2 3 2 - 1.5 -1 3 - 1 + 1। हमने करा क्या था, ये पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। तो ऐसी मैट्रिक्स यहाँ पर ट्रांसपोज लेने पर ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट लिखेंगे, इफ B' is equal to -A, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए। मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का साइन बदल दो तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, then matrix A is called, then matrix A is called a skew symmetric matrix। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ले ली A 0 E
एफ माइनस ई 0G माइनस ई 0G माइनस एफ माइनस जी 0 माइनस जी 0। अब इसका ट्रांसपोज वगैरह ए डैश क्या हो जाएगा, ये जो पहली रो है इसको पहला कॉलम बना दो तो 0 ई और एफ, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो तो माइनस ई 0 जी, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो माइनस एफ माइनस जी और 0। अब क्या करिए देखो जरा, हर एलिमेंट का साइन बदल चुका है। ये पहला 0 का तो साइन कुछ होता ही नहीं, तो 0। अब ये ई है, ये माइनस ई हो गया, एफ का माइनस एफ हो गया, माइनस ई का प्लस ई हो गया, 0 तो 0 है, जी का माइनस जी हो गया, माइनस एफ का प्लस एफ हो गया, माइनस जी का प्लस जी हो गया, 0 का 0 था। ठीक है, तो सबके साइन बदल गए। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, यहाँ से नेगेटिव अगर कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा 0 ई एफ माइनस ई 0 जी माइनस एफ माइनस जी 0, अगर नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे, और ये पूरा क्या है ए, तो ए के बराबर आ गया, ए डैश माइनस ए के बराबर आ गया, और यहाँ पर जो ए डैश था वो ए के बराबर था, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा जी, इसके बाद नोट करके लिखिएगा, एनी मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। एनी मैट्रिक्स कैन बी, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखो, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो कैन बी रिप्रेजेंटेड, any square matrix can be represented as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix। Any matrix can be represented as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix। अभी जैसे मान लीजिए हमसे ये बोला जाए कि आपको कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई भी एग्जांपल दे, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, भी कैसे बनाऊँ मैं, सोच कर बनाऊंगा वहाँ पर एग्जांपल। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है इसमें कि कोई एक मैट्रिक्स दे देंगे और वो बोलेंगे इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करो एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 5, उस 5 को वो कहेंगे कि एज द सम ऑफ 2 नंबर्स आप रिप्रेजेंट करो, तो तुम कर दोगे 2 + 3, तो 3 + 2, 1 + 4, 4 + 1, कुछ भी करा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर वो ये बोलेंगे कि कोई एक मैट्रिक्स दे दी, उसको सम ऐसे रिप्रेजेंट करिए कि एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दो, किसी भी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये जो आपका ट्रांसपोज है ऐड कर दीजिए, तो ऐड करते ही वो जो मैट्रिक्स बन जाएगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। किसी भी मैट्रिक्स में से उसका ट्रांसपोज सबट्रैक्ट कर दो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। एग्जांपल के तौर पर देख लो आप चाहे तो, यहाँ पर लिखिएगा कि a + a' is always a symmetric matrix। एग्जाम्पल मैं दूंगा नहीं, एग्जाम्पल खुद लेकर ट्राई करना है इसको कि ये सही है स्टेटमेंट या गलत है। a + a' is always a symmetric matrix। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ले लेना, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ले लेना और फिर उसका ट्रांसपोज निकालना, दोनों को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आए ना, उसका ट्रांसपोज देखना क्या वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो a + a' को एक नई मैट्रिक्स मान लें, P मान लो। ठीक, तो जो वो नई मैट्रिक्स आएगी P, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, यानी कि P का ट्रांसपोज लोगे तो वो P के ही इक्वल आएगा। ठीक है, सिमिलरली
Q is equal to A minus A dash is always a skew symmetric matrix. Is always a skew symmetric matrix. अच्छा, अब आप ये देखिएगा, लिखिएगा, सो to represent a square matrix, as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix we can do A is equal to half A plus A dash plus half A minus A dash. ये वाली मैट्रिक्स इसके नीचे लिखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो ये वाली मैट्रिक्स है इसके नीचे लिखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ये आपको खुद करके देखना है कि A प्लस A डैश जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक आती है या नहीं आती, आएगी करके देखना, और A माइनस A डैश मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। तो अगर किसी मैट्रिक्स में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, अगर आपने हर एलिमेंट में हाफ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपने हाफ मल्टीप्लाई कर दिया हर एक एलिमेंट में, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये करा क्यों गया है? वो क्वेश्चन में आपको ये देते हैं, ये रिप्रेजेंट अब गिवन मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स होगी आपको एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जरा एक्सपेंड करके देखना, हाफ ए प्लस हाफ ए डैश, हाफ ए माइनस हाफ ए डैश, तो हाफ ए डैश और हाफ ए डैश और माइनस हाफ ए डैश कैंसल आउट हो जाएगा, और हाफ ए प्लस हाफ ए क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमेशा सिमेट्रिक होती है और ये मैट्रिक्स हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ये क्वेश्चन अगर आया, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और फ्री के नंबर हो गए कि बस लूट लो, हमको पहले से ही पता होगा कि हमें करना क्या है। कई बार क्या है कि मैट्रिक्स में जो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो 2 आते हैं। एक तो ये आएगा क्वेश्चन, ये आ सकता है, ठीक है, जो मतलब आया करते हैं पिछले 10 सालों में जो देखा गया है। एक क्वेश्चन बनता है जिसमें इक्वेशंस, 3 इक्वेशन दे रखी होती हैं, 3x3 की मैट्रिक्स बनाकर अननोन वैल्यूज़ निकालनी होती हैं, या वो आ जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन। और या फिर आ जाता है इन्वर्स निकालने का क्वेश्चन। इन्वर्स निकालना भी 3x3 का लंबा प्रोसीजर है। इन 3 में से कोई आता है क्वेश्चन, तो बिल्कुल मुफ्त के नंबर हैं। और जो बच्चे लास्ट में तैयारी करते हैं ना, बिल्कुल मतलब फरवरी में एग्ज़ाम है और दिसंबर में जागे और बस पढ़ना शुरू करा, वो सबसे पहले पेपर में मैट्रिक्स का क्वेश्चन ढूंढते हैं कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन किधर है। तो ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, आप ये ट्राई करके आना बस इतना, ठीक है। बस आज इतना कर लीजिए, और 12, 1 या 2 इनमें से कोई एक टाइम होगा कल के आपके टेस्ट में, ठीक है। 1 घंटे का टेस्ट होगा।